तो जी आ गई है शेर की तरह अपनी माफिया स्कॉर्पियन। देख रहे हो बाकी गाड़ियों के बीच में क्या ऐसे रोड प्रेजेंस लग रही है, अलग ही है भाई, ऊंची ऊंची सी। और यूरोप में हमें लगा था लोग ना देखेंगे नहीं गाड़ी को पलट पलट के, बट लेकिन यहाँ पे भी गाड़ी को पूरी अटेंशन मिल रही है। मस्त हर रोज का ही काम हो गया भाई, सामान निकालना, सामान रखना। अभी गाड़ी है भाई फिर भी आसानी रहती है, बाइक वालों को तो कितनी दिक्कत होती है। रोज राइडिंग गियर्स पहनो, रोज लगेज लोड करो अपना पैनियर्स वगैरह, तो गाड़ी में तो फिर भी ठीक है। थैंक यू सो मच। ये होटल के ओनर है। ओके बाय। आज का ये जो सफर है निश से लेके स्कोपजे, जो कि के भाई नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है, वहां तक का होने वाला है। 200 किलोमीटर के अराउंड सफर होगा और 2 घंटे लगेंगे। हालांकि गूगल मैप के अकॉर्डिंग लगेंगे, हम तो 3-4 घंटे लगा देते हैं, रुकते हैं, फिर तिरंगा भी फहराना होता है। बॉर्डर भी आएगा बीच में, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया भी एक नॉन शेंगन कंट्री है एंड सर्बिया भी नॉन शेंगन है, तो इसलिए दोनों के बीच में बॉर्डर पड़ेगा। नॉर्थ मैसेडोनिया में टैबन नोवचे करके ये बॉर्डर पड़ेगा या सिटी पड़ेगी, और इधर हमारे सर्बिया साइड का ये लिखा हुआ, अजीब सा समझ नहीं आ रहा, ग्रेनिसिनी। नाम भाई साहब अजीब अजीब से होते हैं, एक तो मतलब अजीब नहीं होते, इनकी लैंग्वेज के हिसाब से तो ठीक होते हैं, हमें पढ़ने में अजीब लगते हैं। ये सिटी मैंने आपको कल वैसे तो दिखा दी थी भाई, थोड़ी बहुत। शाम को हम 7 बजे पहुंचे थे ना, क्योंकि तो जितना हो सका उतना दिखा दिया व्लॉग में, बाकी दिन में देख लो कुछ ऐसी लगती है। सिटी से ही ना 2-3 किलोमीटर ऊपर एक ये पहाड़ की चोटी सी है, और यहाँ पे भाई साहब इतना बड़ा ग्रेवयार्ड बना हुआ है, देख रहे हो लेफ्ट में चलते ही जा रही है, कितनी सारी कबर है यहाँ पे। सामने जो गाड़ी जा रही है इसकी नंबर प्लेट देखो, पूरे यूरोप में ना आपको ऐसी नंबर प्लेट दिखेगी, बस ये जो लेफ्ट में SRB लिखा है ना, यहाँ पे कंट्री का नाम है यानी कि सर्बिया, और NI का मतलब है निश, मतलब की ये गाड़ी इसी सिटी की है। और वॉशिंग सेंटर ये सिटी के बाहर बना हुआ है। बताओ एक चीज और भाई, सर्बिया के ही बिल्कुल नीचे एक और कंट्री है कोसोवो करके। अब हमें इस कंट्री में भी जाना है घूमने, बट हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। आप पूछोगे क्यों नहीं जा रहे, जबकि पहले तो कोसोवो ही पड़ रहा है, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया नीचे है। तो एक्चुअल में जब हम ग्रीस से सोफिया जा रहे थे ना, तो एक पेट्रोल पंप पे सो गए थे, आपको मैंने बताया था। तो सोते टाइम ना उस वक्त कोई टर्की का बंदा होगा जो वहाँ घूमने आया हुआ होगा, उसने हमारी पेट्रोल पंप पे गाड़ी देखी, और गाड़ी पे पूरा रूट मैप छपा हुआ है हमारा कि हम किस किस कंट्री से जा रहे हैं, और रूट मैप में लिखा हुआ है कि हम सर्बिया से जा रहे हैं कोसोवो, जो कि टेक्निकली यही करना था हमें, क्योंकि रास्ता छोटा पड़ रहा था भाई। बट प्रॉब्लम क्या है, सर्बिया और कोसोवो के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से सर्बिया ने ही कोसोवो का एक पार्ट ना कब्जा सा रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो कोसोवो का बॉर्डर है इधर की तरफ, ये तो डार्क लाइन है, लेकिन यहाँ वाली लाइन ना डॉटेड है बड़ी। तो वो जो पेट्रोल पंप वाले भाई थे ना, उन्होंने पीछे से इंस्टाग्राम आईडी ली और मुझे मैसेज छोड़ दिया, और मैसेज में ये लिखा कि सर्बिया से आप डायरेक्टली कोसोवो मत जाना, क्योंकि कोसोवो एंट्री तो दे देंगे लेकिन कोसोवो से निकलने नहीं देंगे किसी दूसरी कंट्री में, यानी कि हमारे केस में हमें नॉर्थ मैसेडोनिया जाना था। तो वो कह रहा अगर कोसोवो से निकलना होगा ना, तो आपको वापस से सर्बिया जाना पड़ेगा, बेलग्रेड, और फिर वहां से एग्जिट मारना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा काम खराब था। तो इसलिए उसी ने रेकमेंड किया कि आप पहले सर्बिया से जाओ नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया से एंट्री लेना कोसोवो में, एंड कोसोवो के बाद गलती से भी सर्बिया में एंटर मत कर जाना, वरना जो बॉर्डर पुलिस होती है ना वो बहुत तंग करती है वहां की। अब हम तो ऑब्वियसली भाई कोसोवो से क्यों ही जाएंगे, सर्बिया एक बार घूम ही चुके हैं, तो इसलिए हम कोसोवो से फिर निकल जाएंगे इधर लेफ्ट की तरफ अल्बेनिया। अब ये सारी चीजें भाई देखो गूगल पे कितनी ही रिसर्च कर लेगा बंदा, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं या आसपास की कंट्री के लोग हैं उनको ये चीजें ज्यादा पता होती है। तो भाई ने मैसेज कर दिया, और ये भी साथ में लिखा कि सो रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो सही है भाई, कम से कम उन्होंने मैसेज कर दिया तो ये चीज पता चल गई, वरना हम गलती से अभी इस टाइम पे कोसोवो जा रहे होते और एंटर तो कर जाते प्यार से, लेकिन निकलते टाइम वो हमारी बैंड बजा देते अब जाके भाई वो पहाड़ वाला एरिया खत्म हुआ है, गांव सा लग रहा था, और लेफ्ट में आ गया भाई हाईवे जो हमें लेकर जाएगा सीधा नॉर्थ मैसेडोनिया तक। यहाँ पे भी ट्रेन की पटरी है ना बीच में ही है, और फाटक लगा रखा है इन्होंने, अभी तो बंद नहीं है क्योंकि ट्रेन आ नहीं रही होगी। यहाँ से एंट्री हो रही है भाई मेन हाईवे की अपनी। बॉर्डर भाई आने ही वाला है, और यहाँ पे हमें फ्यूल स्टेशन दिख गया सर्बिया का। अब हमने यहाँ पे एक बार भी डीजल नहीं भरवाया, तो हमने सोचा भरवा लेते हैं। वैसे तो टंकी फुल ही है ऑलमोस्ट, मैंने कहा पर फिर भी भरवाना बनता है। प्लस आपको रेट वेट भी दिखा देता हूँ भाई कितने का है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी भाई 2 पेट्रोल है, ये 100 और 95, और 2 डीजल है, यूरो डीजल और डीजल प्लस। डीजल हम नॉर्मल वाला भरवा रहे हैं भाई साहब 183 दिनार। ओके फुल टैंक 183 दिनार, बहुत महंगा है भाई साहब। डीजल तो लगभग इंडिया के 150 रुपए के आसपास 1 लीटर। भाई साहब बल्गेरिया में ही ठीक था 120 रुपए, यहाँ तो
150 रुपये हो गया सीधा। चलो जी बस टैंक फुल हो गया है। ओके ओके, नो नो ओके, फुल नहीं करवाना, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं गैस के लिए। टोटल आया भाई 27.46 लीटर, यानी कि यहाँ के 5025 दिनार। भाई साहब कार्ड से पेमेंट करता हूँ, देखता हूँ कितने कटेंगे। और भैया खुद ही लग गए भाई विंडशील्ड साफ करने के लिए। मेरे ख्याल तो फ्री होता होगा, पैसे नहीं होंगे। कोई मार्केट है यहाँ पे भी, सेम टू सेम अंदर जाना पड़ेगा और वहीं पे कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। हर जगह पे भाई वॉशर फ्लूइड DF VF आपको आराम से मिल जाता है। देखो स्टोर भरे पड़े हैं यहाँ पे, और मार्केट भी अच्छी खासी बड़ी होती है, जबकि बाहर का एरिया बिल्कुल सुनसान है। और अंदर देखो रेस्टोरेंट भी है इनके पास। डीजल पेमेंट बाय कार्ड, काफी लोग पूछते हैं कौन सा कार्ड यूज करता हूँ, तो भाई FI का यूज करता हूँ। पेड नहीं है कोई भी, ATM से भी इसी से पैसे निकल जाते हैं एंड टैप वैप भी हो जाता है। बाहर जितने का भी पेमेंट बनी है ना, वो डायरेक्टली इनको पता चल जाता है और ये मशीन में डाल के बस हमारा टैप कर देते हैं। डन, थैंक यू सो मच। यार मैंने यहाँ की करेंसी का नोट तो रख लिया था, बट मेरे पास कोई भी सिक्का नहीं है, तो यहीं से ले लेता हूँ भाई। 10 दिनार के सिक्के ले लेता हूँ। चलो जी कुछ इस तरह के सिक्के हैं, अभी तक नोट ही थे मेरे पास, एक बार भी सिक्का नहीं मिला था। डन, थैंक यू, कलेक्शन में काम आएंगे। ओ ये अलग है भाई, 20, दिस इज 20। ओके थैंक यू। एंड टेक भाई फ्री में दे दिए 20 दिनार। थैंक यू सो मच, बाय बाय। व्हाट Anush, what's Anush? Name, his name? Yeah, name Ali. Oh, Ali. And your? Nantareza. Nantareza. याकू। ओके बाय। भाई ने भाई सिक्का फ्री में दे दिया, बताओ सही है। इतने साफ टॉयलेट नहीं देखे भाई मैंने ऐसे पेट्रोल पंप पे, और ऊपर से जेट स्प्रे लगा हुआ है भाई। ओए होए यूरोप में जेट स्प्रे क्या कर रहा है भाई, बट सही है यार। अभी तक तो किसी भी होटल तक में भी नहीं थे जेट स्प्रे, और यहाँ पेट्रोल पंप पे है। एंड वो खड़ी है भाई सामने अपनी माफिया स्कॉर्पियो, एंड लेट्स गो लेकर चले। टोटल भाई अकाउंट से कटे है 3952 रुपीज एग्जैक्ट भाई। 144 रुपीज पर लीटर पड़ा भाई साहब, बहुत महंगा डीजल है। ग्रीस में भी काफी महंगा था, लोग कमेंट कर रहे थे, हालांकि हमने वहाँ भरवाया नहीं था, बट अब फुल टंकी हो गई है तो स्कोपजे तक रुकने की जरूरत ही नहीं भाई, सीधा खींचेंगे बस। बॉर्डर पे जो टाइम लगेगा उतना ही लगना है। आने वाला है, और बॉर्डर से जस्ट 10 किलोमीटर पहले ही ये टोल आ गया है, एग्जिट जहाँ पे हमें लेनी है, और यहीं पे पे भी करना है, वो पर्ची दिखा के। हाउ मच? मेरा तो कैश खत्म पड़ा है भाई पूरा। यूरो यहाँ पे भाई यूरोज में ले रहे हैं, पता नहीं। और यहाँ की करेंसी है 570 दिनार। कैश मांग रहा था यूरो में, और कार्ड दिया तो 570 दिनार कर दिया, मतलब यहाँ की लोकल करेंसी, तो इंडिया के 500 रुपए के आसपास हो गया टोल। सर्बिया के हाईवे की बात करें तो भाई काफी अच्छी कंडीशन है हाईवेज की, और 2 लेन हमारी तरफ है, 2 लेन उधर की तरफ है, यानी टोटल 4 लेन हाईवेज है। स्पीड लिमिट 2 की है लगभग हर जगह पे, और कुछ जगहों पे 120 या 130 की भी स्पीड लिमिट है, बट वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहती, कोई एवरेज चलती रहती है। इसके अलावा स्पीड कैमरास लगे हुए भाई जगह जगह पे, और कई जगहों पे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे वो स्पीड गन लेकर, तो उससे भी चलान हो सकता है। मतलब अभी तो वो हमारा चलान नहीं काट पाएंगे, बट जब हम एग्जिट करेंगे उस वक्त हम देंगे कि ये लो भरो, बट होपफुली कोई चलान हुआ नहीं होगा, क्योंकि हमने भाई स्पीड लिमिट में ही चलाई है। 100-110 पे क्रूज सेट कर देते हैं और आराम से चलती रहती है गाड़ी। बाकी बॉर्डर आ गया भाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लेते हैं। सारे के सारे बॉर्डर्स का वही सेम ही सीन है भाई, पहले पासपोर्ट दिखाओ अपना, कारनेट तो बहुत कम ही जगह पे देखते हैं, और उसके बाद जाने देते हैं। ट्रक खड़े हैं, बॉर्डर ही है ये भाई, सर्बिया साइड का बॉर्डर है। यहाँ पे हमें यहाँ वाली फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, तो ऐसे भाई टीन के डब्बे बने हुए, इन्हीं में कस्टम ऑफिसर्स बैठे होते हैं। ये वाला तो खाली पड़ा भाई, चलो आगे। उधर तो लोग खड़े यार, यहाँ पे कोई नहीं रुक रहा। ये क्या, ये गाड़ियों की शिपिंग हो रही है, जी वैगन थी भाई ट्रक के ऊपर, क्या बात है। अब आया है जाके हमारा ये वाला। यहाँ पे तो लंबी ही लाइन लगी पड़ी है भाई सब दोपहर के, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं। गाड़ियों में इतना टाइम नहीं लगता, ट्रक में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनको चेक करते हैं ना अच्छे से। यूरोप के जितने भी बॉर्डर क्रॉस करे ना भाई, RC जरूर मांगते हैं गाड़ी की, तो वो भी निकाल के रख लेता हूँ। कारनेट भले ही मांगे ना मांगे, RC इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये रहा अपना डॉक्यूमेंट्स का बैग, सारे इसी में रखता हूँ। अच्छा नहीं भाई, अपनी सर्बिया से तो एग्जिट एम ही हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा ये तो नॉर्थ मैसेडोनिया का ही बॉर्डर है, लिखा हुआ रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। ये क्या पंगा है, हमने स्टैंप तो लगवाया नहीं कहीं पे भी। वहाँ पे हो सकता है भाई यही लगाए, क्योंकि ग्रीस से जब हमने एग्जिट करी थी ना, तो ग्रीस का भी कोई अलग से बॉर्डर नहीं आया था, सीधा बल्गेरिया वालों ने ही एग्जिट का स्टैंप लगा दिया था, एंड बल्गेरिया का ही एंट्री का स्टैंप लगा दिया था। जो यहाँ की लोकल गाड़ी होती है ना, उनको तो ऐसे 2 मिनट में निकाल देते हैं, ज्यादा चेकिंग होती नहीं है, बट हमारी क्योंकि इंडियन गाड़ी है, तो 1-2 एक्स्ट्रा सवाल और ताक झाक करते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगता है बॉर्डर क्रॉसिंग में यहाँ यूरोप में, और ये भी नॉन शेनेगन कंट्री है, इसलिए शेनेगन में तो कोई बॉर्डर ही नहीं आएगा, बस चलते जाओ। तो यहाँ स्टैंप नहीं लगा, यहाँ तो बस नॉर्मली देखा पासपोर्ट। अब ये जो अगले वाला टीन
का डब्बा है, इसके अंदर करेंगे ये। कार की आरसी दिखा दो। कार आरसी कार स्कैनिंग हो रही है पासपोर्ट की, यानी कि ठप्पा लगने के लिए रेडी है। तो भाई इंडियन पासपोर्ट देख के कहा कि पार्किंग में लगा दो, अभी वही पूछताछ करेंगे 5-10 मिनट की, हमसे नहीं अपने इंटरनली। बस जरा सा रास्ता रह गया, ये सामने नॉर्थ मैसेडोनिया की सड़कें है, बस यहाँ से क्लियरेंस मिलते ही सीधा हम अपनी 6 नंबर कंट्री में एंटर कर देंगे। गाड़ी तो लगा दी भाई, जाके देख के आता हूँ क्या कह रहे हैं। यू ओनली टेक कैश और कार्ड ऑल्सो? ग्रीन कार्ड एटीएम। तो हमारा वो वाला जो ग्रीन कार्ड है भाई 18,000 रुपए में लिया था, ये 180 यूरोस, वो यहाँ चल नहीं रहा और उसमें लिखा भी है कि सर्बिया में भी अलाउड नहीं था। बट ठीक है, उन्होंने जाने दिया, बट ये नहीं जाने दे रहे, कह रहे नया लेकर आओ ग्रीन कार्ड जो नॉर्थ मैसेडोनिया में वैलिड हो। अब इनको दिखा रहे हैं, बोल तो रहे 50 यूरो यानी 5,000 रुपए फिर भरो। ऐसे तो भाई इंश्योरेंस में इतने पैसे लुट जाएंगे हमारे, कभी इनका रोड टैक्स कभी इंश्योरेंस, पैसे लगे ही जा रहे हैं। ऊपर से लिखा हुआ है पेमेंट इज ओनली इन कैश, कैश कहाँ से लाए है ही नहीं ना, यहाँ पे बॉर्डर पे कोई भी एटीएम है, तो समझ नहीं आ रहा। दिस इंश्योरेंस इज वैलिड इन ओनली नॉर्थ मैसेडोनिया। अब ये कह रहे हैं कि वापस से सर्बिया बॉर्डर जाओ और वहाँ से पोस्ट ऑफिस या जो भी पोस्ट लिखा हुआ है एटीएम होगा शायद, वहाँ से निकलवा के लाओ 50 यूरो। एंड हाउ मच इन डॉलर? US डॉलर 8 US डॉलर। देखो वैसे तो मेरे पास नहीं है, बट इमरजेंसी के लिए मैंने रखे हुए हैं, तो वो ही यूज करते हैं। कौन जाएगा सर्बिया वापस? अरे यहाँ इंग्लिश में लिखा है ग्रीन कार्ड, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। और अच्छा हुआ भाई इस्तांबुल से 200 डॉलर निकाल लिए थे, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी केसेस में ना काम आ जाते हैं, वरना अभी 1.5 किलोमीटर पैदल चल के सर्बिया जाना पड़ता। गाड़ी तो घूम नहीं सकती थी यहाँ से, क्योंकि ये एग्जिट वाला एरिया है, वो एंट्रेंस का एरिया, तो घुमा के तो वो अलाउ ही नहीं करते, पैदल ही जाना पड़ता इतनी गर्मी में। बट ठीक है, हो गया काम। 60 डॉलर मांग रहे हैं। इस कंट्री में 8-10 दिन रहना होता ना, तो ये 5,000 रुपए चुकते नहीं भाई साहब। एक दिन के लिए 5,000 रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं फालतू में। बसेस वगैरह के लिए तो और महंगे है, 210 यूरो। 30 दिन का गाड़ी का है 70 यूरो का, यानी 7,000 रुपए भाई। अलग ही लेवल का अंधा इंश्योरेंस है यहाँ पे। तो ये होंगे भी मेरे ख्याल से सारे थर्ड पार्टी है, हमारा कवरेज कोई नहीं देगा गाड़ी का। वैसे भी यहाँ पे तो रिपेयर क्या ही होगी, स्कॉर्पियो हमने किसी की गाड़ी ठोक दी तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, मतलब हमारे भी। आप दिस इज अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भैया को खुद ही नहीं पता क्या थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी। जो है दे दो भाई, हमें तो कल निकल ही जाना है वैसे भी। थैंक यू। यहाँ पे भाई प्रॉपर बना के दिया है इन्होंने, तो खाली प्रिंट आउट दे दिया था। तो कुछ ऐसा इंश्योरेंस काट के दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ मैसेडोनिया में ही वैलिड है। देख लो यहाँ लिखा है ना, पॉलिसी फॉर बॉर्डर इंश्योरेंस ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। फर्स्ट पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी है, वो इतना महंगा। अब चलते हैं भाई, उनको दिखाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और स्टैंप लगवा के निकले यहाँ से। बताओ 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। A few minutes later. चलो जी फाइनली लगा दिया। स्टैंप भी नहीं लगा रहे थे, मैंने बोला फिर लगाया। मनमर्जी के मालिक है भाई, चाहते ना ये भेज सकते हैं। सर्बिया वालों ने भी तो भेज दिया था बिना इंश्योरेंस के। और भाई साहब ट्रकों वाली लाइन में तो अलग ही लेवल की भीड़ होती है। एंड मेरी तो एंट्री हो चुकी है, बाकी अपनी स्कॉर्पियो एनोर आ रही है, ये आ गई है भाई बॉर्डर से निकलते हुए। लेट्स गो। यहीं लगा लो, थंबनेल की फोटो वोटो लेनी है यार, साइड में लगाते हैं कहीं। सही में यार बहुत दुख हो रहा है ये 5,000 रुपए फालतू के पे करके ना इंश्योरेंस के लिए, बट कोई